सभी, मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो हम चल रहे हैं हमारे ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज पे जो है MEFA के लेक्चर्स। तो MEFA मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटीज में इसको मैनेजर इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल एनालिसिस भी सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस एक ही है। और हम आ चुके हैं इसके थर्ड लेक्चर पे। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 11 टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स की सीरीज होने वाली है ये, जिसमें हम पूरा MEFA का सिलेबस कवर अप करने वाले हैं और बहुत जल्दी से इसमें अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, स्टूडेंट्स इसको सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। प्योरली ये नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स जो हैं, जो कॉमर्स आर्ट्स से आए हुए हैं, वो सारी ये टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, लेकिन जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कॉमर्स अपने 11th-12th में नहीं पढ़ी है, उनको काफ़ी इस सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत होती है। तो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ सब्जेक्ट है ये, कोर्स है। और इसके सारे वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में MEFA का फुल सिलेबस कंप्लीट करवाया है। तो आप सारे वीडियोस देखिएगा और एंजॉय करिएगा इसके साथ। और यदि आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, तो फील फ्री टू कमेंट। मैं तैयार हूं आपकी मदद करने के लिए और मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। जी हाँ, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो नेशनल इनकम होती क्या है, इसके मेजरली जो क्वेश्चन बनता है MEFA में वो बनता है कि इसके कैलकुलेशन के आप हमें मेथड्स बताइए। लाइक कि कौन से मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। आज के वीडियो में तीनों मेथड पे बात करेंगे और तीनों मेथड के डिफरेंस क्या हैं वो सारी बातें करेंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो, ताकि आपको कोई डाउट न रहे। तो सबसे पहले नेशनल इनकम कहते किसे हैं। हमने इकोनॉमी पढ़ी है, 2 टाइप की है, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो जब छोटे लेवल पर हम कैलकुलेशन करते हैं चीजों की, तो वो माइक्रो इकोनॉमी है। मैक्रो यानी कि हम बड़े लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं, वृहद, जिसको लार्ज स्केल पे यानी नेशनल वाइज या स्टेट वाइज हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। दोनों चीजें अब आप समझ गए होंगे। माइक्रो किसे है, जब छोटे लेवल पे कैलकुलेशन होगा, और मैक्रो क्या है, जब बड़े लेवल पे कैलकुलेशन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये कैलकुलेशन करी कैसे जाती है, कैसे हम हमारे राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, हाउ वी कंप्यूट आवर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम करने के लिए प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर, 3 तरीके के मेथड दिए हुए हैं जिससे हम हमारे राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। यहाँ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि प्राइस 2 तरीके की हमारे इसमें इकोनॉमी में दिखाई हुई है। वैसे तो प्राइस बहुत तरीके की है, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, पर अपन को इतना डीप में न जाते हुए 2 तरीके की, MP यहाँ लिखा है, मध्य प्रदेश नहीं है, मार्केट प्राइस है, ठीक है। मार्केट प्राइस और एक होती है फैक्ट्री प्राइस। फैक्ट्री प्राइस यानी कि जिसके अंदर सारी कॉस्ट इंक्लूड रहती है और अभी उसमें प्रॉफिट लगना बाकी है। और मार्केट प्राइस जिसमें अभी प्रॉफिट लगा है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कि कभी कभी मार्केट प्राइस फैक्ट्री कॉस्ट से कम होती है, यदि हमको लॉस के अंदर सेल हो जाता है, तो यूजुअली मार्केट प्राइस और फैक्ट्री प्राइस में कुछ डिफरेंस होता ही है। कभी कभी सेम पे भी माल बेच देते हैं, यानी 10 रुपए में बना 10 में ही हमने बेच दिया, तो इक्वल भी हो जाती है। लेकिन मार्केट प्राइस किसमें, जिसमें कस्टमर को सप्लाई किया जाता है, और फैक्ट्री प्राइस किसमें, जिसमें माल बनता है, जो गुड्स हैं वो बनाए जाते हैं। दोनों टर्मिनोलॉजी सीख गए, मार्केट प्राइस, फैक्ट्री प्राइस। आगे बढ़ रहा हूं, उससे पहले एक ग्रॉस वैल्यू करके बात आई, तो हमेशा ये याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ग्रॉस दिया हुआ होगा किसी भी नेशनल इनकम के मेथड में, ग्रॉस दिया हुआ होगा, या तो उसमें से कुछ जुड़ेगा या उसमें से कुछ चीज घटेगी, या तो कुछ चीज प्लस होगी या कुछ चीज माइनस होगी। तो ग्रॉस का मतलब ये है। अगर नेट है तो उसमें जुड़ने और घटने के बाद वो चीज आई है। इतना आपको थोड़ा सा दिमाग के अंदर एक फ्रेमवर्क बना लेना है। इसके अलावा GDP की बात करना चाहूंगा। GDP पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हुआ है, यानी सकल घरेलू उत्पाद 1 साल के अंदर हमने कितना बनाया है, इसकी कैलकुलेशन 1 ईयरली करी जाती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते हैं प्रोडक्ट मेथड के अंदर नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन यानी गणना कैसे होती है। सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द प्राइमरी
सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर जो हमारी भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत सेक्टर आते हैं, वो वाले सेक्टर भी हम हमारे इसके अंदर जोड़ लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर बेस्ड है जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टेरिटरी यानी कि जो हमारे भौगोलिक सीमाओं के अंदर आता है। इन तीनों सेक्टर्स की जो वैल्यूज हैं, इनकम है, उन तीनों को जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को जोड़ के हमें मिल जाती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसको कहते हैं जीडीपी, एक सकल घरेलू उत्पाद। कब? प्राइमरी, सेकेंडरी और भौगोलिक। अब भौगोलिक के मतलब इसके अंदर ये भी प्लेन शामिल है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, एयर एशिया का कोई प्लेन, अगर एयर एशिया इंडिया गवर्न कर रही है, वैसे तो फॉरेन की कंपनी है, एयर इंडिया ले लेते हैं। एयर इंडिया का प्लेन दुबई से टेक ऑफ करता है और कतर में लैंड हो जाता है। तो संसाधन जो हैं एयर एशिया के, सॉरी एयर इंडिया के, वो भारत के हैं, लेकिन वो देश के बाहर इनकम उसने कुछ जनरेट करी, फिर भी वो हमारी जेट इनकम का हिस्सा होती है। यानी कि देश के बाहर कोई देश की कंपनी यदि कोई इनकम जनरेट करती है, कोई आय जनरेट करती है, तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा होती है। तो इसी को ही कहते हैं ग्रोथ वैल्यू एडेड प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत किया गया कोई होता है, या कोई हमारा दूसरे देश का, बांग्लादेश का प्लेन अगर इंडिया के ऊपर से गुजर रहा है और उसके बीच में कुछ ने उसने एड टैरिफ दिया, तो हमारे संसाधनों का उपयोग करने पे उसको जो आय मिलती है वो भी हमारी जीडीपी का हिस्सा होती है। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो जीडीपी आ जाता है। अब बहुत इजी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपन सीख रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, है ना, दोस्तों को बताइएगा कि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीडीपी आ गया। अभी यहाँ पर आया है जीडीपी मार्केट प्राइस पे, यानी कि यहाँ पर जो मूल्य है वो सेलिंग के ऊपर आया हुआ है। अब इसमें से हम घटा देते हैं डेप्रीशिएशन। आप सभी को पता है डेप्रीशिएशन क्या होता है। डेप्रीशिएशन किसी भी वस्तु को उपभोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, या कभी उसका टाइटल भी एक्सचेंज होता है। टाइटल चेंज होता है मींस कि मेरे होंडा कंपनी से मैंने खुद की बाइक ले ली, वहां से मेरा टाइटल ही चेंज हुआ, तब भी उस पर कोई डेप्रिसिएशन की वैल्यू लग गई, तब भी उस पर कुछ लॉस हुआ, या मेरे उपभोग में लाने के कारण उस वस्तु की कीमतों में जो कमी आई उसको डेप्रिसिएशन करते हैं। तो जीडीपी में से मैं डेप्रिसिएशन घटा देता हूं ताकि मेरे को मेरे उत्पाद का वास्तविक मूल्य पता चले। 1000 रुपए में बना था, 2000 में बिकना था, लेकिन मार्केट में अभी 20 रुपए तो उसका यूज होने के कारण उसके पैसे कम हो गए, तो 1980 रुपए का वो चीज रही। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही करीब आ गए हम नेशनल इनकम के। 1-2 स्टेप और है और हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। ठीक है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस के बाद में उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं दोस्तों, ये भी बात आपको पता ही होगी, नहीं है तो अभी बता देते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो पेई खुद जाके किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करा देता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। लाइक इनकम टैक्स, मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा, मैंने इनकम टैक्स की फाइल करी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने पैसे जमा करा दिए, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, मैं होटल में खाना खाने गया, वहां पे सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी लगा, मैंने होटल को पेमेंट बिल करा और होटल वाले ने जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जमा कराया, यही इसमें डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो पेई खुद जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जमा कराता है, इनडायरेक्ट जो है वो हम नहीं जाते, हमारे बिहाफ पे जहां हमने पेमेंट किया है वो बंदा वहां जाके टैक्स पेमेंट करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को एनडीपी के अंदर जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ेंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो मूल्य आ गया है वो फैक्टर कॉस्ट पे आ गया है, यानी कि अब मार्केट प्राइस नहीं रही, अब फैक्टर कॉस्ट आ गया है और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको प्राप्त हो गया। उसमें हम जोड़ देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि विदेशों से प्राय शुद्ध आय, विदेशों से जो भी हमें शुद्ध आय प्राप्त होती है। मान लीजिए कि एक एनआरआई है, वो 10 करोड़ रुपए कमाता है, दूसरा 20 करोड़ रुपए कमाता है, और कुछ फॉरेनर हमारे यहाँ पर रहकर 15 करोड़ रुपए कमाते हैं। एनआरआई ने टोटल कमाए 30 करोड़ रुपए और हमारे यहाँ पर रहकर किसी फॉरेनर ने, यानी कि जयपुर, उदयपुर में रहकर फॉरेनर ने 15 करोड़ रुपए कमाए। तो 30 में से 15 करोड़ रुपए, जो 15 करोड़ रुपए हमारा शुद्ध बचा, वो इनकम हम जोड़ देंगे। तो ये होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको जोड़ते ही दोस्तों क्या आ गया, नेशनल इनकम। काफी आसान, नेशनल इनकम हमारे सामने प्रस्तुत हो गई। तो इसको
फॉर्मूला तो आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा सर ने लिख रखा है, कैसे हम याद करेंगे। तो अभी इसको तुरंत मैं याद भी करा देता हूं, उसके बाद दूसरे मेथड पे चलते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही चुटकियों में अपन इसको याद करेंगे। सबसे पहले जीडीपी है। जीडीपी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी सेक्टर्स हैं उनको जोड़ दो। 3 ही सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। तीनों सेक्टर को जोड़ दिया, जीडीपी आ गया। जीडीपी आते ही उसमें से डीईपी घटा दो, डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो एनडीपी आ जाएगा। एनडीपी घटाने के बाद उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो। इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते ही हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, और फैक्ट्री कॉस्ट में विदेशों से आए जो है वो जोड़ दो, नेट जोड़ दो, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। थोड़ा और इजी समझते हैं, ये भी सर थोड़ा टफ हो गया। हमारे देश की आय और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय आ जाएगी। ये है प्रोडक्ट मेथड। लेकिन हमारे देश की आय जोड़ने के लिए हमको पहले खुद की आय जोड़ दी, जिसको जीडीपी नाम दिया। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया और उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए, तो हमारे देश की आय आ गई। फिर उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ दी तो उसमें नेशनल इनकम आ गई। कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा फॉर्मूला है, पढ़ लीजिए। पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे नंबर लाएंगे 14 आउट ऑफ 14, क्योंकि कभी इसका न्यूमेरिकल नहीं बनता। न्यूमेरिकल बनेगा वो भी अपन एग्जाम में करेंगे। इसका फॉर्मूला ही आता है एमईएफए के पेपर में। 9 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी बात मान लो कि फॉर्मूला ही आएगा और फॉर्मूला याद कर। तो दोस्तों सेकंड मेथड पे आ गए हैं। प्रोडक्ट मेथड अपन ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड मेथड है इनकम मेथड। प्रोडक्ट के अंदर अपन जीडीपी, एनडीपी, डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, यहाँ पर अपन आय की बात करेंगे। इनकम मेथड, यहाँ पर आय के अनुसार कैसे अपन नेशनल इनकम की गणना करते हैं। बहुत ही आसान, सबसे आसान मेथड ही मैं इसको कहता हूं, क्योंकि कुछ ही 3 ही पॉइंट आपको याद करने हैं। एग्जाम के अंदर हमेशा फॉर्मूला आता है, आज तक कभी इसका न्यूमेरिकल नहीं आया, इसलिए फॉर्मूला के चांस ज्यादा है और अपन फॉर्मूला ही कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले जो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जो पारिश्रमिक एम्प्लॉय को मिलता है, जो इनकम हम अर्न करते हैं, जो सैलरी मिलती है, उसको नोट कर लिया जाता है। उसके साथ ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि जो इसके अलावा हमको और इनकम, जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहीं नौकरी करता हूं, वहां से कुछ इनकम हुई, यूट्यूब से कुछ इनकम हुई, कहीं और पढ़ाने गया कोचिंग में तो वहां से कुछ इनकम हुई, तो इस तरीके की बहुत सारी इनकम हमको मिलती है, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा, यानी कि हम कोई पारिश्रम करते हैं, उसके अलावा जो एम्प्लॉय पारिश्रम कर रहा है, हो सकता है उसकी सिंगल इनकम हो, एम्प्लॉयज हो, कंपनसेशन केवल उसको वहीं से मिल रहा हो सकता है उसको कहीं से ऑपरेटिंग सरप्लस के थ्रू मिल रहा हो। नेक्स्ट, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि खुद के द्वारा कोई रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, उसको भी हम इसके अंदर जोड़ देते हैं। ठीक है, इनकम के 3 सोर्स बताए गए। एक तो आप जो एक बेसिक कंपनी है, कंपनसेशन जो मिल रहा है उसके द्वारा, इसके अलावा कोई एड ऑन आपको इनकम मिलती है उसके द्वारा, और तीसरा आप खुद और बिजनेस करते हैं, आप खुद कोई नौकरी करने के साथ छोटा पार्ट टाइम कोई बिजनेस करते हैं, तो उसकी इनकम भी इसमें जोड़ दी जाती है। जब ये तीनों इनकम जुड़ जाती है दोस्तों, तो हमारे पास आता है नेट डोमेस्टिक इनकम। क्या मिल जाता है हमें? नेट डोमेस्टिक इनकम, यानी सकल घरेलू आय। सकल घरेलू आय हमें मिल जाती है, मतलब पूरे राष्ट्र की हमको सकल घरेलू आय मिल गई। यानी एक डॉक्टर आनंद व्यास नाम का बंदा है, उसको कुछ यहाँ से इनकम आई, कुछ उसकी ऑपरेटिंग इनकम हुई, और कुछ उसने सेल्फ एम्प्लॉय करके, घर पे ट्यूशन करके, कुछ कोचिंग में जाके कुछ इनकम अर्न करी। ये तीनों को जोड़ दिया तो उसकी आय आ गई। ऐसे ही हमने सारे व्यक्तियों को जोड़ दिया तो हमारी सकल घरेलू आय आ गई। इसके साथ जो मैंने लास्ट में वापस आपको बताया था, इसके साथ हम एक चीज और ऐड कर देंगे, वो होगी विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय। मैंने आपको पहले ही बताया, शुद्ध आय मतलब हमारे यहाँ पर कोई फॉरेनर काम कर रहा है, उसको मान लीजिए 5 करोड़ मिलते हैं, बाहर एनआरआई 25 करोड़ कमा रहा है, तो शुद्ध आय 20 करोड़ रुपए। वो 20 करोड़ भी हम इसमें जोड़ देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जैसे ही जोड़ देते हैं वापस से हमें क्या मिल जाता है? नेशनल इनकम। ध्यान रखिए, नेशनल इनकम निकालने का इससे छोटा फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। तीनों तरीके की आय जोड़ दी, उसके अंदर हमने हमारा जो विदेशों से प्राप्त आय है वो भी जोड़ दी, और हमको शुद्ध आय प्राप्त हो गई, जिसको हमने नेशनल इनकम नाम दे दिया। ये है सेकंड मेथड।
बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सीख लिया है। आपको पसंद आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा मेथड में अब आप कंप्लीट करवा देता हूं और हमारा एक 14 मार्क्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा हेडेक, क्योंकि बच्चों को काफी प्रॉब्लम रहती है, ये सॉर्ट आउट। थर्ड मेथड में अब बताने वाला हूं। इनकम मेथड अपन ने देख लिया, प्रोडक्ट मेथड अपन ने देख लिया, अब एक्सपेंडिचर मेथड अपन देखेंगे कि नेशनल इनकम हम खर्चों से भी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये एक्सपेंडिचर मेथड है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही पूछा जाता है तो पर इसलिए अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे ध्यान से सुनिएगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है, जो या प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर है उनको कैलकुलेट कर लें, और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है यानी सरकारी जितने भी सारे व्यय हो रहे हैं उन सबको कैलकुलेट कर लें। उसके साथ हम जोड़ देते हैं इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये तीनों चीजें जोड़ दी जाती हैं। जब भी हम एक्सपेंडिचर का मेथड यूज कर रहे होते हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जोड़ देते हैं। उन तीनों में जोड़कर हम इसमें नेट एक्सपोर्ट भी जोड़ते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी कि 10 चीज हमने मंगाई और 20 चीज बेची तो जो 10 बचा वो नेट एक्सपोर्ट कहलाएगा, वो जोड़ दिया जाएगा। उससे हमको मिल जाती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपने देखा था प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस अलग तरीके से निकाली थी। हमने सारी आयों को जोड़ा था, सारी टेरिटरी, प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ा था, तब मिली थी। यहाँ पर हमने सारे खर्चों को जोड़ा, उसके साथ हमने नेट एक्सपोर्ट को जोड़ा। जैसे ही जोड़ा तो हमको मार्केट प्राइस पर जीडीपी प्राप्त हो गई। ये जोड़ते ही हम उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमको एनडीपी मिल जाता है। मैंने क्या बताया था, ग्रॉस लिखा हो तब कुछ जोड़ना है, घटाना है, या जीडीपी में से हमने यहाँ पर घटा दिया तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हमको मिल गया एनडीपी। यानी एनडीपी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या निकल के आया, जीडीपी में से जब भी हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमको एनडीपी मिल जाएगा। अब ये एनडीपी दिया हुआ है मार्केट प्राइस पे, लेकिन हमें खर्चे किस पे कैलकुलेट करना है, फैक्ट्री प्राइस पे। तो क्या करा जाएगा, इसके वापस कुछ नहीं करा जाएगा, हम इनमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी हैं उनको घटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाए, यहाँ पर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, यानी कि यह जो फैक्ट्री के कॉस्ट थी उसके ऊपर हमने एनडीपी कैलकुलेट कर लिया। ये एक ही चीज को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड है, इसके अंदर लगभग आंसर सेम ही आता है, भले हम एक्सपेंडिचर मेथड से करें, इनकम मेथड से करें या प्रोडक्ट मेथड से करें। लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्ट मेथड, इंडिया में अंदर प्रोडक्ट मेथड काफी फेमस और पॉपुलर माना जाता है, उसी के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एग्जाम से हमको एक्सपेंडिचर भी जानना जरूरी है। अब एनडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, वापस से इतना रिवाइज करते हैं वरना आगे बढ़ूंगा तो ये भूल जाओगे। जितने खर्चे हैं उनको जोड़ लो। तो खर्चा कौन कौन करता है, प्राइवेट करता है, गवर्नमेंट करता है। उनके जितने खर्चे हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इतना याद रख लो। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको भी जोड़ देते हैं। उसके साथ खर्चे जोड़ने के बाद उसमें नेट जो एक्सपोर्ट किया है आपने उसको जोड़ देते हैं तो हमको जीडीपी मिल जाता है। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो एनडीपी मिल जाता है। एनडीपी में से इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है, नेट इनकम, वो घटा दी जाती है तो हमको एनडीपी फैक्ट्री कॉस्ट पे मिल जाता है, यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पर आ गया। उसके अंदर बस लास्ट चीज जोड़नी है, उसको बोलते हैं नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां पर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाए और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने इसके अंदर जोड़ दी तो हमको नेशनल इनकम मिल गई। वापस से रिवर्स कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कहीं अगर मेरे से भूलने में चूक हो गई हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन आपको काफी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है और एग्जाम के अंदर ये बहुत ही बार पूछा जाता है और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड सर नहीं आया, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड तो हम करा लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं करा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक्सपेंसेस जोड़ने हैं प्राइवेट गवर्नमेंट के, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जोड़ देना है। जैसे ही ये जोड़ा, ये तीनों एक्सपेंडिचर जोड़ लिए, उसके बाद आप क्या जोड़ देंगे उसमें, नेट एक्सपोर्ट। जैसे ही नेट एक्सपोर्ट हमने जोड़ दिया, हमको क्या मिल गया दोस्तों, जीडीपी। बिल्कुल सही, जीडीपी मिला। लेकिन अब जो जीडीपी मिला है हमें, वो मिला है मार्केट प्राइस पे, कोई दिक्कत नहीं।
मार्केट प्राइस पे मिला है तो सबसे पहले हमारी जीडीपी की एक्चुअल वैल्यू मार्केट प्राइस पे कितनी है वो पता करते हैं, तो उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो एनडीपी आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन आ जाता है मार्केट प्राइस पे। अब मार्केट प्राइस पे मिला है तो अब हम इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उतने भी हैं उन सबको घटा देते हैं। मैंने बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो पेई खुद जाके जमा करा है वो डायरेक्ट, जो हम थर्ड पार्टी को दें वो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिए तो हमको फैक्ट्री प्राइस पे मिल गया। फैक्ट्री प्राइस पे हमको कुछ जोड़ देनी है, वो क्या है, विदेशों से प्राप्त होने वाली हमारी शुद्ध आय। शुद्ध लिखा है यहाँ पर, नेट, ग्रॉस नहीं लिखा है। यानी कि 50 करोड़ भारत में कमा रहे हैं, एनआरआई कमा रहे हैं, और 10 करोड़ फॉरेनर कमा रहे हैं, तो शुद्ध आय 40 करोड़, वो यहाँ पे जोड़ देनी। जैसे ही हमने जोड़ा नेशनल इनकम अवतरित हो गई, सिंपल सा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ अपना ये बहुत ही हंसता खेलता हुआ टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो 3 लेक्चर आप अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, 11 लेक्चर की पूरी सीरीज है, और हम MEFA को बिल्कुल खत्म कर देंगे जब ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन नेशनल इनकम। मुझे यकीन है कि आप सभी उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अपने दोस्तों को भी बताएं और एंजॉय करें और अच्छे रहें, और आपको एक वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं डॉक्टर आनंद व्यास आपका शुक्रिया करता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।